हेलो दोस्तों। आज हम मेजरमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस इज यूज टू कंपनसेट एरर ड्यू टू स्टे मैग्नेटिक फील्ड, लार्ज सप्लाई वोल्टेज, लार्ज सप्लाई फ्रीक्वेंसी, टेम्परेचर वेरिएशंस। तो हमारा टेम्परेचर वेरिएशंस के कारण जो भी एरर होते हैं उनको कंपनसेट करने के लिए हम क्या करते हैं, स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस का यूज में लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टेम्परेचर वेरिएशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Measure is an instrument by which we can measure high resistance, low resistance, high current, high voltage। तो मेगर से हम हाई रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। इसके अलावा मेगर के अलावा कुछ और भी मेथड हैं जिनके द्वारा हम हाई रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। तो उनमें कुछ मेथड है जैसे कि लॉस ऑफ चार्ज मेथड, एक मेथड है हमारा मेगा ओम मेथड। तो ध्यान रखना, हाई रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए एक मेगर मेथड हम यूज में लेते हैं, लॉस ऑफ चार्ज मेथड में हम यूज में लेते हैं, एक मेगा ओम मेथड हम यूज में लेते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रख लेना। हाई रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए मैगर या लॉस ऑफ चार्ज या मेगा ओम मेथड को यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद द डिक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ द परमानेंट मैग्नेट इन एन इंसुलेशन मैगर ड्यू टू एजिंग, द मैगर रीडिंग विल बी लोअर देन एक्चुअल, बी हायर देन एक्चुअल, रिमेन अनइफेक्टेड, फ्लक्चुएट रैपिडली। तो देखिए हमको क्वेश्चन कह रहा है कि एजिंग के साथ अगर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है तो रीडिंग पे क्या फ़र्क पड़ेगा मैगर की। तो देखिए, जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है हमारा स्ट्रेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। अगर स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है तो टॉर्क भी डिक्रीज हो रहा है, मीन्स कि जो हमारी रीडिंग होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, बी लोअर देन एक्चुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A static combination of control coil and compensating coil is used in Megger to minimize the effect of stray capacitance, surface leakage, stray magnetic field, aging of magnet। तो देखिए, हमसे क्वेश्चन कह रहा है एक स्टैटिक कॉम्बिनेशन होता है कंट्रोल कोइल और कंपनसेटिंग कोइल का, तो वो किस चीज़ के इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए यूज में लिया जाता है। तो ये लिया जाता है स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए यूज में लिया जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 16। ये है हमारा, मैगर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ, सेम क्वेश्चन है जो हम पहले देख चुके हैं, इसका आंसर हो जाएगा हाई रेजिस्टेंस। और अदर मेथड मैगर के अलावा थे हमारे, एक लॉस ऑफ चार्ज मेथड, दूसरा मेगा ओम मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैच द आइटम्स। तो देखिए, इसमें क्या हमको दो लिस्ट गिवन है। लिस्ट वन जिसमें कुछ कंडक्टर और सेमीकंडक्टर वगैरह हमको दिए हुए हैं। लिस्ट टू में हमको दिया हुआ है टेम्परेचर कोफिशिएंट की कुछ वैल्यू दी हुई है, जैसे नेग्लिजिबल स्मॉल, पॉजिटिव, नेगेटिव। तो हमें इसको मैच करना है। अब देखिए, पहला है हमारा एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम हम जानते हैं कंडक्टर है, और कंडक्टर में हमारे जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस भी क्या होता है हमारा, इंक्रीज होता है। यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट इसका हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव। तो एल्यूमिनियम किससे हो जाएगा, क्यू से मैच हो जाएगा। मैग्नीन, मैग्नीन क्या होगा हमारा इसमें, मैग्नीन में जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है इसका वो क्या होता है, नेग्लिजिबली स्मॉल होता है। तो इसका जो मैच हो जाएगा ऑप्शन पी से हो जाएगा। कार्बन, कार्बन क्या होता है हमारा, सेमीकंडक्टर होता है। तो कार्बन में जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस क्या होता है हमारा, डिक्रीज होता है सेमीकंडक्टर में। तो ये हमारा आर से मैच हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ए क्यू से, बी पी से, सी बी से। एल्यूमिनियम का पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, मैग्नीन का नेग्लिजिबल स्मॉल, कार्बन का नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेशंस इन जनरल विद टेम्परेचर राइज। ये क्वेश्चन भी कुछ पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। ऑप्शन है डिक्रीज, इंक्रीज, इंक्रीज स्लोली, डज नॉट चेंज। तो देखिए, इंसुलेशन का इंसुलेशन मीन्स इंसुलेटर, इंसुलेटर का भी सेम बिहेवियर जैसा हमारा सेमीकंडक्टर का होता है कुछ वैसा ही होता है। यानी कि जब टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस हमारा डिक्रीज होएगा। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये जो रिलेशन है इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के लिए वैलिड है। और कंडक्टर के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। तो इनका जो हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? वार्म वाटर, सोल्ट वाटर, कोल्ड वाटर, डिस्टिल वाटर। तो इनमें हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सोल्ट वाटर। सोल्ट वाटर इसलिए क्योंकि सोल्ट वाटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके कारण क्या होगा, एक बेस्ट कंडक्टर हो जाएगा इन चार ऑप्शंस में से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज, इस क्वेश्चन का आंसर गलती से किलोवाट आवर मत दे देना। देखो जो किलोवाट आवर है वो हमारी क्या है, कॉमर्शियल यूनिट है, और हमसे क्वेश्चन में पूछा है एसआई यूनिट। तो जो एसआई यूनिट होती है वो जूल होती है, तो हमारा इसका आंसर होएगा ऑप्शन बी, जूल। ध्यान रखना, एसआई यूनिट पूछे तो जूल बताना है, कॉमर्शियल यूनिट पूछे तो किलोवाट आवर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्लेयर इज कोज्ड ड्यू टू, ऑप्शन डी देखते हैं पहले, एक्सेसिव ल्यूमिनेंस, ऑप्शन सी एक्सेसिव लाइटनिंग, कॉन्ट्रास्ट इन द फील्ड ऑफ विजन, और ऑप्शन बी बोथ सी एंड डी, ऑप्शन ए सी नन ऑफ सी एंड डी। तो देखो इसमें हमारे दोनों ऑप्शन करेक्ट है। ग्लेयर जो होता है हमारा एक्सेसिव ल्यूमिनेंस के कारण भी होता है, एक्सेसिव लाइटनिंग हो जाएगा फील्ड ऑफ विजन में तो उसके कारण भी होता है। तो ऑप्शन हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा, बोथ सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स possess द लीस्ट रेजिस्टिविटी? आयरन, मैग्नीन, एल्यूमिनियम, कॉपर। तो देखो इनमें से जो लीस्ट रेजिस्टिविटी होती है वो हमारी होती है कॉपर की, क्योंकि कॉपर होता है ना लीस्ट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी होता है। कॉपर का हमारा क्या होता है, सबसे कम टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है रेजिस्टिविटी का। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा हमारा, डी, कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। ये है हमारा, ए करंट ऑफ I equals to 6 plus 10 sin 100 pi t plus 20 sin 200 pi t is flowing through a series combination of a PMMC and moving iron instrument. Ratio of the two currents as registered by the moving iron and PMMC meter is. तो हम हमको जो करंट का रेशियो है वो बताना है एक मूविंग आयरन और पीएमएमसी के द्वारा। तो नेक्स्ट इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। देखो इसमें हमको ये जो 6 है ये तो हमारी एवरेज वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये भी मैक्सिमम वैल्यू है। जो हमारा पीएमएमसी होता है, जो पीएमएमसी करंट रीड करेगा वो क्या करेगा, एवरेज वैल्यू को रीड करेगा। तो इसका आंसर तो जो पीएमएमसी रीड करेगा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 6 एम्पियर। अब मूविंग आयरन जो होगा हमारा वो क्या करेगा, आरएमएस वैल्यू को रीड करेगा। आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम, आइए आरएमएस निकालने के लिए एवरेज का स्क्वायर यानी फर्स्ट का स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस इस टर्म का आरएमएस। आरएमएस क्या हो जाएगा, Im/√2 यानी कि 10/√2 का स्क्वायर। नेक्स्ट इसके IRMS का स्क्वायर तो 20/√2 का स्क्वायर। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो कुछ ऐसा आएगा, यहाँ पे 36 आएगा प्लस 10/√2 का स्क्वायर करोगे और सोल्व करोगे तो ये आएगा 50 प्लस 20/√2 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 200। जब पूरे को सोल्व करोगे अंडर रूट लोगे तो 16.91 एम्पियर आएगा। जो आरएमएस वैल्यू आएगी 16.91 आएगी। तो देखो क्या पीएमएमसी के कारण तो 6 एम्पियर आ गया था डायरेक्ट, एमआई इंस्ट्रूमेंट के कारण आएगा 16.91। तो रेशो बताना है हमको, रेशो रेशो किस किस का बताना है, मूविंग आयरन डिवाइडेड बाय पीएमएमसी। तो मूविंग आयरन का 16.91, पीएमएमसी का हमारा 6 एम्पियर। सोल्व करोगे आप तो ये आएगा 2.82 एम्प रेशो। तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इसका हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। An AC meter of resistance Rm and reactance Xm is connected in series with a resistance Rs। इस क्वेश्चन में का फिगर देखिए, Rm Xm जो सीरीज में कनेक्टेड है Rs के। आगे है a shunt of impedance RSH plus JXH is applied in parallel to the existing combination of meter and Rs. The current division across the two branches will be independent of the frequency। तो हमसे पूछा कि इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी कब होगा। तो इसके लिए हम देखते हैं, सर्किट देखते हैं पहले नीचे। कुछ ऐसा सर्किट हमको गिवन है,
ये आर एस एच एक्स एच एच पैरेलल में गिवन है हमारे इसके। तो देखिए इस सर्किट को इंडिपेंडेंट होने के लिए फ्रीक्वेंसी से क्या होना चाहिए, एक्स बाई आर का रेशो, इस ब्रांच का एक्स बाई आर का रेशो और इस ब्रांच का एक्स बाई आर का रेशो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो एक्स बाई आर का रेशो, इसका एक्स बाई आर रेशो निकालोगे इस ब्रांच का आपका, तो एक्स एम ऊपर आ जाएगा और टोटल रेजिस्टेंस आर एस प्लस आर एम आ जाएगा। ऐसे ही इसका क्या हो जाएगा, एक्स एच बाय आर एस एच। जिस भी ऑप्शन में ये दोनों इक्वल हो वही क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखते हैं एक्स एम बाय, पहला ऑप्शन देखिए एक्स एम बाय आर एम प्लस आर एस, एक्स एच बाय आर एस एच। तो पहला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो गया, एक्स बाय आर का रेशो इक्वल हो गया, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 meters x and y required 40 milliampere and 50 milliampere respectively for full scale deflection. Then both are equally sensitive. Data are insufficient to comment. X is more sensitive than y, y is more sensitive than x. तो देखिए इस क्वेश्चन में हमको 2 मीटर हैं x और y, उनका फुल स्केल वैल्यू गिवन है 40 मिली एम्पियर और 50 मिली एम्पियर। जो सेंसिटिविटी होती है वो हमारा होता है 1/, फुल स्केल वैल्यू। तो हमको सेंसिटिविटी ऑफ एक्स निकालना है, तो देखो सेंसिटिविटी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 40 मिली एम्पियर। ऐसे ही सेंसिटिविटी ऑफ वाई क्या हो जाएगा हमारा 50 सॉरी 1 डिवाइडेड बाय 50 मिली एम्पियर। अब देखिए एक 1/40 है और एक 1/50 है, तो इसमें से एस एक्स ग्रेटर हो जाएगा हमारा एस वाई से। 1/40 ग्रेटर होगा ना 1/50 से, तो हमारा एस एक्स ग्रेटर हो गया एस वाई से। तो इससे हमारा क्या कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेंसिटिविटी ऑफ एक्स इज मोर देन सेंसिटिविटी ऑफ वाई, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए बैलिस्टिक गैल्वेरोमीटर ऑफ कांस्टेंट इक्वल्स टू 1 माइक्रोकूलम per degree gives a throw of 22.5 degree. When a capacitor discharges through the meter, a battery of 15 volt is used to recharge the capacitor. Value of capacitance is, तो हमको क्या है गैल्वेरोमीटर है उसका कांस्टेंट के की वैल्यू गिवन है 1 माइक्रो कूलम पर डिग्री और एक थीटा गिवन है हमको 22.5 डिग्री, वोल्टेज गिवन है हमको 15 वोल्ट। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो चार्ज होता है हमारा क्यू वो प्रोपोर्शनल होता है थीटा के। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा क्यू हो जाएगा हमारा के थीटा। अब इसमें वैल्यूज पुट करो कि हमको गिवन था 22.5 माइक्रोकूलम पर डिग्री और थीटा हमको कितना गिवन है, सॉरी ये थीटा की वैल्यू है 22.5 माइक्रोकूलम पर डिग्री और के की वैल्यू गिवन थी हमको 1 माइक्रोकूलम पर डिग्री। इसको फिर से देख लीजिए एक बार, के की वैल्यू गिवन है हमको 1 माइक्रोकूलम पर डिग्री और थीटा की वैल्यू गिवन है हमको 22.5 डिग्री। तो टोटल ये आ जाएगा हमारा 22.5, तो यानी क्यू की वैल्यू हमारी इस तरीके से क्या आ जाएगी 22.5 माइक्रो कूलम, ये हमारी आ गई क्यू की वैल्यू। अब हम एक फॉर्मूला और जानते हैं क्यू का, क्यू इज टू सी वी। अब हमको निकालना था कैपेसिटेंस, तो सी देखिए हमारा क्या हो जाएगा क्यू बाई वी। क्यू अभी हमने निकाला था किस फॉर्मूले से, क्यू इज टू के थीटा से। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्यू की जगह क्या लिखोगे आप के थीटा डिवाइडेड बाई वी। के थीटा की वैल्यू अभी निकाली 22.5 और डिवाइडेड बाई वी यानी 15, तो सोल्व करोगे तो क्या आएगा के थीटा यानी 22.5 डिवाइडेड बाई 15। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 1.5 माइक्रो फेराड, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।